हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके हवाले से इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसके ऐसे डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये इस हवाले से क्यूरियोसिटी ज़रूर बढ़ाते हैं। और अगर मैं इसके हवाले से बात करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दूँ, तो 1960s के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पहली बार मिराज फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए गए थे। नो मिराज फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफरेंस आर्किटेक्चर का कोर एलिमेंट था या कोर एलिमेंट अभी भी है। बहुत से लोग कंसिडर करते हैं कि मिराज फाइटर जेट जो है वो अब ऑब्वियसली एक पुराना फाइटर जेट है, लेकिन मिराज फाइटर जेट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की डेडिकेटेड स्ट्राइक आर्म थी। मिशंस जैसे कि डीप स्ट्राइक मिशन, इंटरडिक्शन, सीड मिशंस, ये तमाम मिशन जो हैं मिराज के थ्रू ऑपरेशनलाइज किए जाते थे। और अगर हम हिस्टोरिकली मिराज के स्क्वाड्रंस की भी बात करें तो उसके अंदर अगर नंबर 7 स्क्वाड्रन बैंडिट्स आ जाता है, जो कि एयरफील्ड स्ट्राइक और डीप इंटरडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 25 स्क्वाड्रन नाइट स्ट्राइक ईगल्स, जो कि एक्सप्लिसिटली नाइट स्ट्राइक रोल्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर 27 स्क्वाड्रन ज़रार, जो कि टैक्टिकल अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 50 स्क्वाड्रन यानी सफ चिकन, यानी नाम का मतलब ही कि कॉलम पेनिट्रेटर है और एनिमी की सफ़ें डिस्ट्रॉय करने में इसका अहम किरदार होता है। तो हिस्टोरिकली डीप टेरिटोरियल पेनिट्रेशन के लिए मिराज से बेहतर प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कभी भी नहीं रहा है। वक्त के साथ साथ जो है पाकिस्तान ने इसके अंदर अपग्रेड भी की थी। रोज़ प्रोग्राम के थ्रू मिराज जो है उसमें इटालियन रेडार्स का इस्तेमाल किया गया था। साउथ अफ्रीकन असिस्टेड ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ राड क्रूज मिसाइल की लॉन्च कैपेबिलिटी भी मिराज फाइटर जेट के थ्रू हासिल की है। यानी पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिलीवरी वेक्टर्स के अंदर मिराज एक बहुत अहम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म था। बट यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मिराज फाइटर जेट जो है तकरीबन 50+ ईयर्स से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर मौजूद है और अब इन्हें रिटायर करना है। तो सवाल ये आता है कि मिराज की जगह कौन लेगा। नाउ इंटरेस्टिंगली जब 2022 के अंदर J-10C फाइटर जेट्स जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंडक्ट किए गए, तो जो पहली अजम्पशन थी वो यही थी कि J-10C फाइटर जेट जो हैं वो मिराज फाइटर जेट की जगह लेंगे और उन ऑपरेशंस को सक्सेसफुली सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। बट उसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये आ जाता है कि लास्ट ईयर हमने J-10C फाइटर जेट को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसके बिल्कुल बरक्स रोल के अंदर देखा। J-10CE ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? एक BVR-A सुपीरियॉरिटी प्लेटफॉर्म के तौर पे उसने खुद को शो किया, जिसने PL-15E मिसाइल के थ्रू जो है इंडियन जेट्स इंगेज किए। जबकि इंटरेस्टिंगली इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर JF-17 थंडर की जानिब से जो है इंडियन साइड्स पे अटैक किया जा रहा था। CM-400 AKG मिसाइल के थ्रू जो है इंडिया की मुख्तलिफ साइड्स पे उन्होंने अटैक किया। तो ग्राउंड अटैक मिशन, स्ट्राइक रोल मिशंस के लिए जो है JF-17 थंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब उसने खुद को जो है कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म के तौर पे भी प्रूव किया है। तो फिर J-10CE का रोल जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रैक्टिकली डिफाइन कर लिया है कि J-10CE जो है एक एयर सुपीरियॉरिटी प्लेटफॉर्म है। ये मिराज की डीप स्ट्राइक लेगेसी को रिप्लेस नहीं करता है। ये एक डिफरेंट रोल को फिल कर रहा है और फ्यूचर के अंदर भी J-10CE का रोल जो है और स्पेशलाइज्ड लग रहा है। अगर हम PL-17 मिसाइल की इंटीग्रेशन की बात करें, PL-21 मिसाइल के बारे में बात करें पोटेंशियली, जो कि लॉन्गर रेंज BVR डोमिनेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसा ही मालूम हो रहा है कि ये प्लेटफॉर्म इंक्रीजिंगली एयर सुपीरियॉरिटी के लिए लॉक किया जा रहा है। जबकि उसके बरक्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है अभी इस रोल को निभाने की कोशिश कर रहा है। इनमें मिसाइल्स जैसे CM-400 AKG ऑपरेशनली यूज़ किए गए सिंदूर में। फिर उसके अलावा दीगर मिसाइल जैसे C-802 AK एंटी शिप मिसाइल, मार-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि सीड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैपेबिलिटीज़ रियल हैं और इंटरिम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ज़रूर काम करता है। बट एक डेडिकेटेड फाइटर प्लेटफॉर्म के तौर पे यकीनन इसके अंदर थोड़ी-सी लिमिटेशंस आ जाती हैं और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वेल प्राइमरीली जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। ये बात सही है कि ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म जो हैं वो सर्वाइवेबिलिटी एडवांटेज देते हैं हाई रिस्क मिशन के अंदर।
सेकेंडली JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो एक सिंगल सीट फाइटर जेट है। आमतौर पे डीप स्ट्राइक ऑपरेशन या सीड ऑपरेशन जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मिशन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई वर्कलोड मिशन उनको कहा जा सकता है। तो इसके लिए अमूमन 2 सीट क्रू का इस्तेमाल किया जाना, जिसमें एक जो है वो पायलट वो फ्लाइंग हैंडल करता है, जबकि दूसरा जो है वो WSO टारगेटिंग, काउंटर मेयर्स, वेपन मैनेजमेंट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लेकिन इस मामले में चूंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो सिंगल सीट है, तो कॉग्निटिव लोड इश्यूज जो हैं वो रेल कंसिडर किए जा सकते हैं। थर्डली इसके अंदर पेलोड का एस्पेक्ट आ जाता है ना। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो तैमूर मिसाइल कैरी कर सकता है बाकी ऑर्डिनेंस के साथ, लेकिन एक डेडिकेटेड फाइटर बॉम्बर प्लेटफॉर्म जो है वो साइमल्टेनियसली हैवी मिक्स लोड कैरी कर सकता है। सीड ऑर्डिनेंस प्लस प्रिसीजन बॉम्ब्स प्लस सेल्फ डिफेंस मिसाइल, ये तमाम जो है उसके अंदर कैरी करने की सलाहियत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि JF-17 थंडर के अंदर की सलाहियत मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो मॉडरेट थ्रेट के इन्वायरमेंट्स के अंदर एडिक्वेट है, लेकिन हाई एंड लेयर्ड एयर डिफेंस के अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अभी खुद को प्रूव करना बाकी है, और उसके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि ऑन पेपर इससे यकीनन बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सारी चीज़ जो मैंने बयान की है, जो सारा कॉन्टेक्स्ट मैंने बयान किया है, इसका मतलब ये है, जो क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक डीप स्ट्राइक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन उसमें ये आ जाता है कि एक डेडिकेटेड डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है, या किस तरह से पाकिस्तान उसको एक्वायर कर सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, बट ऐसे 2 प्लेटफॉर्म जिसके हवाले से लाइकली चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट के अंदर शामिल होने वाले हैं, पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म जो हैं ऑब्वियसली J-35AE फाइटर जेट होने वाला है, और दूसरा टर्की की जानिब से बनाया जा रहा कान TFX फाइटर जेट जो है वो होने वाला है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे ये 2 प्लेटफॉर्म्स भी डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। J-35AE भी जो है वो एक स्टेल्थ एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर जेट हो सकता है। इसके इंटरनल वेपन भी जो है स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज़ है। ऐसा मुमकिन है कि इसके थ्रू जो है वो डीप स्ट्राइक अटैक किए जाएँ, बट उसको आप एक सेकेंडरी रोल कह सकते हैं, जबकि J-35 प्राइमरी जो है वो भी एक एयर डोमिनेंट रोल के अंदर खुद को मनवाने की कोशिश करेगा। दिस इज़ माय ओपिनियन। ना सेकेंडली जो कान फाइटर जेट की बात रही, वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो जाता है, बिकॉज़ अगर आप कान फाइटर प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअली देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन अगर आप उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को कंसिडर करें, जैसे कि कान फाइटर जेट के जो है MUM-T यानी मैन्ड अनमैन्ड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर ऑब्वियसली किज़लिमा फाइटर प्लेटफॉर्म भी इसके साथ ऑपरेट किया जाएगा, तो मे बी किज़लिमा स्पेशलाइज्ड हो डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन अटैक्स के लिए, बट उसके लिए एक किज़लिमा को भी अभी बहुत ज़्यादा एडवांस होने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंडली अगर ऐसा होता भी है, फिर भी हम कान को प्राइमरीली जो है डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन अटैक के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। वो एज एन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म जो है वो एयर सुपीरियॉरिटी प्लेटफॉर्म ही होने वाला है, और उसको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो है ऑब्वियसली हम एक डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, बिकॉज़ अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट PFX यानी पाकिस्तान के फाइटर जेट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम की बात करें, तो उसका जो एंड गोल स्टेट किया गया है, PFX का कॉन्सेप्ट जो है एक ट्विन इंजन लार्जर एयरफ्रेम्स इंटरनल वेपन पे हाई पेलोड कैरी करने वाला फाइटर जेट होने वाला है, और ये एक्चुअली फाइटर बॉम्बर स्पेक्स के साथ अलाइन करता है। एक बेहतर रेंज का प्लेटफॉर्म, बेहतर पेलोड कैरी करने वाला प्लेटफॉर्म, और स्पेशली ट्विन इंजन सर्वाइवेबिलिटी। जो पर्सनली जो क्वेश्चन मेरे जहन में बार बार आ रहा था वो ये कि एक ट्विन इंजन फाइटर प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पड़ रही है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास कान फाइटर जेट होने वाला है जो कि ट्विन इंजन है। उसके अलावा J-35 फाइटर जेट भी जो है ट्विन इंजन फाइटर जेट होने वाला है, और हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान के पास बहुत से सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेट किए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली PFX को सिंगल इंजन से ट्विन इंजन कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, स्पेशली जब PFX अल्फ़ा के अंदर बहुत से सिस्टम्स अब ऑटोमेटिकली मैच्योर करने वाले हैं। तो दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई बिलीव कि PFX का जो एंड गोल है यानी ट्विन इंजन फाइटर जेट, आई वुड कॉल इट PFX बीटा,
तो उस पीएफएक्स बीटा के अंदर स्पेसिफिकली ट्विन इंजन का कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड आई बिलीव वो इसी वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक डेडिकेटेड फाइटर बॉम्बर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और इसका आंसर जो है वो पीएफएक्स बीटा के थ्रू दिया जाएगा। नाउ हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने चीज़ कही है और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अनफॉर्चुनेटली उसके दरमियान में एक बहुत बड़ी विंडो मौजूद है। अभी के लिए ये सजेस्ट किया जा रहा है कि बाय अर्ली 2030s में भी पीएफएक्स अल्फा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा, यानी हो सकता है उसको आगे कुछ साल मज़ीद लगे मैच्योर होने के अंदर, फिर उसके बाद शायद पीएफएक्स बीटा फाइटर जेट की तैयारी जो है शुरू की जाए। तो मोस्ट लाइकली 2040 से पहले पहले पीएफएक्स बीटा जो है हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को इस गैप को फिल करने के लिए एक डेडिकेटेड फाइटर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं? इसका जवाब फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स खुद देगी, लेकिन जो ऑप्शंस कंसिडर की जा सकती हैं, हम उस हवाले से बात करते हैं। अब इस हवाले से 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन जो है मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा। बट रियलिस्टिकली एक ही सीरियस ऑप्शन पाकिस्तान के पास इस हवाले से मौजूद है, और वो है शेनयांग का J-16 हिडन ड्रैगन फाइटर जेट। चाइना के पास एक ट्विन इंजन टैंडम सीट मल्टी रोल फाइटर जेट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है, जो कि Su-27, Su-30 MKK से डिराइव्ड है। इसके 450 से ज़्यादा यूनिट जो है ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। चाइनीज़ एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा कमीशन्ड हैवी वेट फाइटर जेट WS-10B इंजन का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हैवी पेलोड, लॉन्ग रेंज, एसा रडार, PL-15 मिसाइल कैरी करने की सलाहियत, KD सीरीज़ के क्रूज़ मिसाइल इसमें इस्तेमाल होते हैं, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, हैंस एक फुल स्ट्राइक पैकेज जो है J-16 आपको ऑफ़र करता है। सो हैंस J-16 का रोल एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए। चाइनीज़ एयरफोर्स के आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा मालूम होता है कि J-20 जो है वो एयर स्पेस क्लियर करता है, जबकि J-16 जो है वो प्रिसिजन अटैक्स कंडक्ट करता है हैवी ऑर्डिनेंस के साथ। ये आर्किटेक्चर जो है पाकिस्तान के लिए भी परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने J-35 AE या J-10 CE के थ्रू जो है वो एयर स्पेस क्लियर कर सकता है, जबकि J-16 जो है वो इक्विवेलेंट डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा फर्दर मोर एक और वेरिएंट J-16 का मौजूद है, जिसको J-16D के नाम से जाना जाता है। ये चाइना का पहला पर्पस बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जेट है। ट्रेडिशनल स्ट्राइक पेलोड्स की जगह पे इसके अंदर एडवांस जैमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मौजूद है। इसके विंग टिप्स पे जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड सीड प्लेटफॉर्म के तौर पे आप इसको कह सकते हैं। आप इसको F-18 सुपर हॉर्नेट का जो ग्राउलर वर्जन है, उसके इक्विवेलेंट आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है J-16 के D वेरिएंट की रेलेवेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अभी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास कोई डेडिकेटेड सीड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म मौजूद है। कोई ग्राउलर इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जाता हो। तो ये प्लेटफॉर्म जो है यकीनन उस गैप को फिल करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हैविंग सेड ऑल दैट, दिस वन थिंग जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए कि J-16 को अभी अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट के लिए ओपन नहीं किया गया है। चाइना जो है इस प्लेटफॉर्म को टाइटली होल्ड करता है, और चाइना का भी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक वर्कहॉर्स है। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक्सपोर्ट के लिए ओपन नहीं किया गया है, बट प्रीवियसली हमने ये देखा हुआ है, स्पेशली J-10C फाइटर जेट के हवाले से, कि जिस टाइम पे इनिशियली J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आने की खबरें गर्दिश कर रही थी, उस टाइम पे वो एक्सपोर्ट के लिए ओपन नहीं था। लेकिन जब उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया गया था, तो वक्त के साथ फिर उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी शो किया गया था, और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10 CE फाइटर जेट को अपने आर्सेनल में शामिल किया था। अब उसमें जो सेकंड ऑप्शन है, उस हवाले से मैं पहले ही बताता चलूँ कि इसके पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं, बट जस्ट एज माय फेवरेट ऑप्शन मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था, और ये सुखोई की Su-34 फुल बैक की ऑप्शन है। ये एनालिटिकली जो है मेरे ख्याल से एक आइडियल फाइटर बॉम्बर है। मे बी पाकिस्तान के लिए रियलिस्टिक ऑप्शन ये नहीं है, लेकिन अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यकीनन ये Su-34 जो है वो एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, और इंटरेस्टिंगली सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से पहले जो है ये उनका आखिरी फाइटर बॉम्बर फाइटर जेट था। 1990s के अंदर जो है Su-34 को डिज़ाइन किया गया था, और 91 के अंदर जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे तक इसके ऊपर काम नहीं किया गया था। लेकिन आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन का
आखिरी टेक्नोलॉजिकल मार्वल था सुखोई की डेवलपमेंट के हवाले से। कुछ चीज़ें जो SU-34 को बहुत यूनिक बनाती हैं वो ये कि उसके अंदर साइड बाय साइड कॉकपिट है। ये बहुत से फाइटर जेट में देखने को नहीं मिलता है और ये कॉस्मेटिक नहीं है। लॉन्ग मिशंस के अंदर जो है इस तरह की सीटिंग के अंदर शायद क्रू कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इंटुइटिव हो सकती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप टैंडम में बैठे हों यानी साइड सीटिंग के अंदर बैठे हों। इसके नतीजे में पायलट और WSO जो है वो एक दूसरे को देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी फास्टर हो सकती है। जहाँ तक इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात रही तो इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर की कंसिडर की जाती है। रशियन वेपन सिस्टम्स की बात करें तो इसमें KAB-500, KAB-1500 प्रिसिजन बॉम्ब्स, फिर उसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल, सीड मिशंस के लिए सेल्फ डिफेंस मिसाइल, ये सब साइमल्टेनियसली इस प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अंदर टाइटेनियम आर्मर्ड कॉकपिट है जो कि एनिमी के बहुत से अटैक से आपको प्रोटेक्ट करता है। हेंस मेरे लिहाज से ये एग्जैक्टली वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए, चाहे आप रेंज की बात करें, चाहे आप पेलोड की बात करें, ट्विन सीट की बात करें, ट्विन इंजन की बात करें, सीट कैपेबल की बात करें। SU-34 वो डिफ़ाइन करता है कि फाइटर बॉम्बर को क्या होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब बहुत से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये ऑप्शन आगे प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड रशियन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना, उसके लिए बहुत सी चीज़ों का सही वक्त पे सही होना दरकार होगा, जो कि रियलिस्टिकली सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आइडियली J-16 ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आइडियली J-16 ही एक ऐसी ऑप्शन है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेहतरीन कंसिडर की जा सकती है। J-16 या J-16 का D वेरिएंट, ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को ना सिर्फ शॉर्टर रन के अंदर भी बेनिफिट पहुंचाती है, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के लिहाज से जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से खुद एक्सपीरियंस की जा सकती हैं और उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगेन उसके लिए भी अभी इसके एक्सपोर्ट ऑप्शन को खुलना ज़रूरी होगा। लेट मी नो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक डेडिकेटेड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो आप किस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होता हुआ देखना चाहेंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।